1940 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की बलोच रेजिमेंट की 5वीं पलटन ज्वाइन की। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने जापानीज का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया और उन्हें जापानीज के हवाले कर दिया गया। हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। गद्दारी की कोई माफी नहीं होगी। You are charged with Indian Army Act Section 41, waging war against the king. जब अंग्रेजी अफसरों ने साडी हिफाजत नहीं की, तो वो हमारी वफादारी के हकदार किस तरह हो सकते हैं? अगर जिंदा बचा उसके बाद शादी करोगी मुझसे? नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं अमृता राय। ग्राउंड रिपोर्ट में आज आपको दिखाएंगे उत्तराखंड में भूकंप का भारी खतरा और इसके अलावा आपको दिखाएंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भारत का स्थान सोमालिया से भी नीचे। लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। आंदोलन की राह पर यूनिवर्सिटी और कॉलेज शिक्षक, जंतर मंतर पर प्रदर्शन, यूजीसी वेतन समीक्षा समिति की रिपोर्ट जारी करने की मांग। उत्तराखंड पर जारी भूकंप का खतरा, सिस्मिक जोन 4 और 5 में ज्यादातर इलाके, 35% आबादी डर के साए में। स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की स्थिति चिंताजनक, रैंकिंग में आई और ज्यादा गिरावट, नवजात शिशुओं के मामले में सोमालिया से भी पीछे। और घरेलू कामगारों की हालत दर्दनाक, न वाजिब वेतन, न छुट्टियों का सिस्टम, शारीरिक उत्पीड़न से लेकर मानव तस्करी तक के शिकार। क्या आपको पता है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले ज्यादातर शिक्षक एडहॉक पर काम कर रहे हैं, यानी उनके पास स्थायी नौकरियां नहीं हैं। और ऐसे तकरीबन 2.5 लाख शिक्षक हैं जो देश के अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज देश भर के 28 राज्यों के शिक्षकों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, विरोध किया और उनकी मांग है कि ये एडहॉक शिक्षकों की परमानेंट भर्तियां की जाएं। और साथ ही उन्होंने ये भी मांग की कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जल्द से जल्द लागू किए जाएं। दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर से आए शिक्षकों का मोर्चा। 28 राज्यों के शिक्षकों ने अखिल भारतीय विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षक महासंघ के बैनर तले प्रदर्शन किया। शिक्षक 7वें यूजीसी वेतन समीक्षा रिपोर्ट की सिफारिशों को सार्वजनिक और लागू करने की मांग कर रहे हैं। इनका आरोप है कि सरकार बजट घटाकर शिक्षा को निजीकरण और बाजारीकरण की तरफ धकेल रही है। का जो रवैया है हायर एजुकेशन के साथ कि आप क्या हमको फंडिंग देंगे कि नहीं देंगे, पे रिविजन करेंगे कि नहीं करेंगे, टीचर्स फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उनके प्रमोशन बंद पड़े हैं, अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे हैं, पेंशन बंद पड़ा है। तो क्या ये सरकार हायर एजुकेशन का गला घोट रही है? ये सवाल है। और अगर घोट रही है तो क्यों घोट रही है? शिक्षकों का कहना है कि देश में 2.5 लाख से ज्यादा एडहॉक और अस्थायी शिक्षक हैं, जो कुल शिक्षक संख्या के 50% से भी ज्यादा है, जबकि नियमों के तहत इस तरह सिर्फ 10% शिक्षक रखे जा सकते हैं। शिक्षक संघ की मांग है कि सभी एडहॉक और अस्थायी शिक्षकों को पूरा वेतनमान मिले, उनकी सेवा शर्तें तय हो और उन्हें स्थायी किया जा सके। नई पेंशन स्कीम वापस ली जाए और पुरानी बहाल हो। शिक्षा का बजट 6% तक बढ़ाया जाए और एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर रद्द किया जाए। साथ ही पीएचडी रजिस्ट्रेशन के लिए नेट, स्लेट या बेट की अनिवार्यता खत्म की जाए। शिक्षकों का आरोप है कि सरकार यूजीसी और एआईसीटीई जैसी संस्थाओं को कमजोर कर रही है।
जो एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है उनको स्ट्रेंथन करने का सवाल है। सरकार सबको ख़त्म करने पर पड़ी हुई है और कॉरपोरेट के इशारे पर पूरे एजुकेशन को बेचने की तैयारी चल रही है। इसका हम विरोध करने आए हैं जंतर में। कम से कम 50% टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, उनको ये स्केल्स मिलने वाली नहीं है, ये हमारी चिंता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स हैं उनके बारे में ठीक ठाक एक निर्णय होना चाहिए। हम समुच्चे देश की शिक्षक प्रणाली को बंद कर करके जेलों में जाने के लिए तैयार हैं अगर केंद्र सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी। शिक्षक संघ का कहना है कि सरकार की नीतियों के चलते छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है, इसलिए अब शिक्षक संगठन अपने आंदोलन के साथ छात्रों को भी जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट के लिए अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड को किसी भी वक्त विनाशकारी भूकंप का सामना करना पड़ सकता है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तराखंड सिस्मिक जोन 4 और 5 के अंतर्गत आता है और अगर कभी वहां पर भूकंप आया तो तकरीबन 35% आबादी इसकी जद में आ सकती है। रुद्रप्रयाग जिले के उनवी गांव की जानकी मजबूरी में अस्थायी रसोई घर में खाना पकाती हैं। इस साल फरवरी में यहां पे 5.8 तीव्रता का भूकंप आया, उससे उनका रसोई घर तबाह हो गया। यहाँ पर ऐसे झटके इतनी जल्दी आते हैं कि यहाँ के लोग इसके आदी हो चुके हैं। आदत हो गई ना हमसे, जब भूकंप आता है बाहर निकल जाते हैं हम सब लोग। कई बार आता है भूकंप ना, सब लोग द्वार खटकाते बाहर निकल जाते हैं हम सब लोग। नेपाल की तरह ही हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड विनाशकारी भूकंप के खतरे वाले क्षेत्र में आता है। इसकी मुख्य वजह है कि ये इलाका हिमालय और यूरेशियन प्लेट्स के जंक्शन पर है। ये दोनों परतें एक दूसरे को लगातार धक्का दे रही हैं। धरती के नीचे ये प्लेटें हर साल 40 से 55 मीटर की दर से बढ़ रही हैं, जिससे भारी दबाव पैदा हो रहा है। यही दबाव समय समय पर भूकंप के झटकों के रूप में बाहर आ जाता है। उत्तराखंड जो है वो जोन 4 में आता है और 5 में आता है। तो 4 में अप टू हम कहें जोशीमठ या इधर भटवारी, ये यहाँ तक जोन 4 में आता है और ऊपर हम उसके कहें तो वो पूरा जोन 5 में आता है। और जोन 5 सबसे हाईएस्ट जोन है जिसमें मतलब पूरे चांसेस हैं कि बड़ा भूकंप ट्रिगर हो सकता है और वहाँ पर ज़्यादा डैमेज हो सकता है उस जोन में। उत्तरकाशी 1991 में देश के सबसे भयावह भूकंपों में से एक का गवाह बना था। इसमें 730 लोगों की मौत हो गई थी और 3 लाख से ज्यादा लोग पीड़ित हुए थे। 1999 में चमोली में बड़ा भूकंप आया जिसमें 103 लोगों की जान गई। 2003 और 2005 में भी भूकंप से उत्तराखंड में संपत्ति को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। IIT रुड़की में भूकंप का पूर्वानुमान लगाने के लिए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के प्रयोग चल रहे हैं। इसमें सेंसर से प्राप्त डेटा को रियल टाइम में बदलकर कंप्यूटर में ट्रांसफर किया जाएगा। उम्मीद है कि इससे भूकंप के आने से पहले ही उसका पता चल जाएगा। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत चमोली से लेकर उत्तरकाशी तक 100 किलोमीटर के एक क्षेत्र में 100 से ज्यादा सेंसर लगाए जाएंगे। बताया गया है कि इस अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत भूकंप से 60 से 90 सेकंड पहले उसका पता चल जाएगा। अनुमान है कि रिक्टर स्केल पर 8 या उससे ज्यादा इंटेंसिटी वाला भूकंप इस पूरे हिमालयन रीजन को दहला सकता है, जिससे निकलने वाली ऊर्जा तकरीबन 700 हिरोशिमा बॉम्ब्स के बराबर होगी। अभी तक ये प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं है कि अर्थक्वेक कब आएगा, लेकिन उससे पहले हमें प्रिवेंटिव और करेक्टिव मेजर्स पर ध्यान देना चाहिए। उत्तराखंड से कैमरा पर्सन अश्विनी कुमार के साथ कृति मिश्रा, ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस रिपोर्ट को ले आने वाली कृति मिश्रा हमारे रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ हैं। कृति, उत्तराखंड के कौन-कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर इस विनाशकारी भूकंप का साया सबसे ज़्यादा मंडरा रहा है? देखिए अमृता, वैसे तो पूरे हिमालयन बेल्ट की ये बात है, क्योंकि हिमालयन जो बेल्ट है, ये जो पूरा माउंटेन जोन है, वो बहुत ही एक्टिव और डायनामिक है। वो लगातार मूव हो रहा है। इसकी स्पीड और जिस रेट से मूव हो रहा है वो तकरीबन 40 से 55 मीटर प्रति वर्ष है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह की एनर्जी उससे रिलीज होती है, जो खासकर उत्तराखंड के जो इलाके हैं, पिथौरागढ़ हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, टिहरी गढ़वाल हो गया, कुमाऊं हो गया, यहाँ पर भारी खतरा है। किसी भी वक्त 8
8.5 या उससे कुछ ज्यादा का रिक्टर स्केल पर आने वाले भूकंप का खतरा लगातार यहाँ पर जी, अगर 8.5 रिक्टर स्केल पर उत्तराखंड में भूकंप आता है तो आपकी रिपोर्ट कहती है कि तकरीबन 35% आबादी इसकी जद में आ सकती है। उसका असर कितनी दूर तक हो सकता है और सरकारें इसके लिए क्या प्रयास कर रही हैं ताकि उसके लिए पहले से कोई व्यवस्था की जा सके? देखिए, अगर उत्तराखंड में ऐसा होता है तो देखिए विनाश 35% आबादी पर पड़ेगा वो तो है ही है। उसके साथ आप उसका इस तरह से असर सोचिए कि किस तरह से लैंडस्लाइड्स होंगी। ये सिर्फ उस जोन की बात जहाँ पे सेस्मिक एक्टिव है वहाँ की बात नहीं है। आप लैंडस्लाइड का असर देखें, उसके बाद वो असर सिर्फ उत्तराखंड तक नहीं रहेगा, जो देश की राजधानी दिल्ली है यहाँ तक भी असर पहुंचेगा। और इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट है जिसका कहना है कि 2050 तक इंडिया के 200 मिलियन लोग ऐसे होंगे जो भूकंप के खतरे से जूझ रहे होंगे। सरकार बहुत कोशिशें तो कर रही है, लेकिन अमृता साइंटिफिकली ये पॉसिबल नहीं है कि अर्थक्वेक को आप रोक सकें या आप प्रिडिक्ट कर सकें कि वो कब आएगा। हालांकि सेंटर ऑफ सेस्मोलॉजी जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर आता है वो लगातार स्टडी कर रहे हैं और वो स्टडी इस तरह से कर रहे हैं कि जैसे ही अर्थक्वेक आया हम किस तरह से सुनामी वार्निंग जल्दी से दे सकें। वाडी इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन टेक्नोलॉजी है उत्तराखंड में, वहाँ पे भी 10 सिस्मोग्राफ्स लगाए गए हैं, ब्रॉडबैंड लगाए गए हैं कि किस तरह से वाइब्रेशन स्टडी की जा सके। और लेकिन कम से कम ये तो किया जा सकता है सरकारों की तरफ से कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे और उससे अगर लोगों को अवेयर कराया जा सके या पर्यावरण को बचाया जा सके तो कुछ हद तक जिंदगियों को बचाया जा सकता है। क्या इसके लिए प्रयास हो रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल क्योंकि अभी हाल में हमने देखा किस तरह का फ्लड आया वहाँ पर और कितनी बड़े पैमाने पर वहाँ तबाही मची। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। लोगों को सेंसिटाइज करने की, लोगों को अवेयर करने की एक कैंपेन चलाने की बहुत कोशिश और वो बहुत ज़रूरी है। एक एनडीएम ने भी एक मॉक ड्रिल किया था अभी पिछले कुछ महीनों पहले। वहाँ पर लगातार लोगों को समझाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन अल्टीमेटली ये जरूरी है कि जो कंस्ट्रक्शन है, द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन दैट वी डू, उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। लेकिन विनाश का खतरा जितना बड़ा है उस हिसाब से तैयारियां बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए कृति मिश्रा हमें बता रही थी कि उत्तराखंड में किस तरह से भूकंप के खतरे लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हम आपको दिखाते हैं स्वास्थ्य के खतरे देश में किस तरह के हैं। हालांकि हम सब परिचित हैं स्वास्थ्य के मामले में भारत का क्या हाल है, लेकिन एक ताज़ा रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक देखभाल और गुणवत्ता के मामले में भारत का स्थान पहले से 11 पायदान और नीचे चला गया है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के मामले में तो भारत अफगानिस्तान और सोमालिया से भी नीचे जा चुका है। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। भारत में हेल्थ केयर का हाल लचर है। ज्यादा चिंता का विषय ये है कि हालत और बिगड़ रहे हैं। हाल ही में जारी एक सूचकांक में भारत 11वें पायदान और फिसल गया। 195 देशों की सूची में भारत अब 154वें स्थान पर है। पिछले साल 188 देशों की सूची में भारत 143वें नंबर पर था। मेडिकल जर्नल द लैंसेट में छपी ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक नवजात बच्चों की बीमारियों, हार्निया, टीबी, डायबिटीज, एपेंडिसाइटिस, गुर्दे और दिल की बीमारी से निपटने में भारत का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। नवजात शिशुओं के जीवित रहने की संभावना के मामले में तो हालात अफगानिस्तान और सोमालिया से भी बदतर हैं। किसी न किसी को प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें हम काफ़ी कमज़ोर रहे हैं। हालांकि रूरल प्राइमरी हेल्थ केयर का ढांचा बना था, उसमें क्योंकि हमने ज़्यादा पैसा नहीं लगाया, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगाया और हमारे वर्कफोर्स में भी काफ़ी कमियां थी, तो वो ठीक सर्विसेज पहुंच नहीं पाए आम जनता तक। वैसे स्वास्थ्य क्षेत्र में 1990 के मुकाबले 2015 में देश की स्थिति बेहतर रही। इस दौरान स्वास्थ्य देखभाल और गुणवत्ता सूचकांक में 14.1 अंक की बढ़ोतरी हुई। 1990 में ये 30.7 थी, जो 2015 में बढ़कर 44.8 हो गई। इसके बावजूद भारत स्वास्थ्य देखभाल के मामले में बांग्लादेश, चीन, भूटान, श्रीलंका समेत कई पड़ोसी देशों से पीछे है। हालांकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत की स्थिति बेहतर है। बाकी देशों में उन्होंने प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया, तो एक तरीके से ये जो सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ हम जो कहते हैं, वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, एनवायरनमेंट, और उसके साथ साथ प्राइमरी हेल्थ केयर को भी हम मजबूत बनाएं, तो हमें भी काफ़ी तेज़ी से प्रगति देखने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य देखभाल और गुणवत्ता सूचकांक 32 रोगों से होने वाली मृत्यु की दर के आधार पर तैयार किया जाता है। ये वो बीमारियां हैं जिनमें उचित इलाज से जान बचाई जा सकती है। दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे एक ऐसी ब्रेन सर्जरी जो कर देगी आप सबको हैरान। हफ्ते के मुद्दे में हम बात कर रहे हैं घरेलू कामगारों से जुड़ी समस्याओं की बात। देश में घरेलू कामगारों के लिए कोई प्रॉपर कानून नहीं है और इसकी वजह से ना तो उनके वेतन का कोई ढांचा है, न ही उनके लिए छुट्टियों की कोई व्यवस्था है और न ही उनकी सामाजिक सुरक्षा की कोई बात करता है। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। लोलंती झारखंड के एक पिछड़े गांव से काम की तलाश में 18 बरस पहले दिल्ली आई थी। दिल्ली में एक दूर के रिश्तेदार की मदद से घरेलू नौकरानी का काम तो मिल गया, लेकिन उसके साथ ही दुखों का लंबा सिलसिला उनके साथ जुड़ गया। लोलंती की उम्र उस वक्त महज 15 बरस की थी, लेकिन तब जो बदसलूकियां हुई उनकी याद उनके जहन में अब भी ताज़ा हैं। काम करते करते हमारे साथ उस टाइम बहुत अत्याचार भी हुआ। कई बार खाने को नहीं मिलता था, कई बार हमारे ऊपर मैडम धक्के भी दे देती थी, कभी तो फर्श पे सर्फ गिरा देती थी, तो हम लोग गिर भी जाते थे। लोलंती जैसी सैकड़ों महिलाएं और बहुत से बच्चे भी काम की तलाश में अपने गांव छोड़कर बड़े शहर आते हैं। यहाँ किसी रिश्तेदार या प्लेसमेंट एजेंसी की मदद से उन्हें घरों में सफाई बर्तन का काम मिलता है, लेकिन वहीं से उनके शोषण की शुरुआत भी हो जाती है। तो मैंने घर में काम करती थी, उसने मेरे दो 3 महीने की तनख्वाह रोक रखी थी। इसके बाद मैंने उससे पैसे मांगने गई थी, मेरे साथ उसने अत्याचार कर दिया, कह रहे कि तूने मेरी चोरी कर ली। उसके घर में 9 साल हो गए थे मुझे काम करते थे। मेरा बेटा अभी बीमार था, मैडम ने कहा काम पहले करो, बेटा आपका बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अगर आपने काम नहीं किया तो मैं आपको कमरे से बाहर निकालूंगा। घरेलू कामगारों की कई मुसीबतें हैं। मसलन उन्हें छुट्टी मिलने का कोई चलन नहीं है, घरों के बाथरूम के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जाती, काम में हल्की लापरवाही पर भी उनकी तनख्वाह कट जाती है, उन्हें मारपीट और दूसरी तरह के शारीरिक उत्पीड़न झेलने पड़ते हैं। गरीबी के चलते कामगारों को ये पीड़ाएं सहनी पड़ती हैं। इसके अलावा ऐसे मामले भी सामने आए हैं जब प्लेसमेंट एजेंसियों या दलालों ने काम दिलाने का झांसा देकर उन्हें मानव तस्करी, वेश्यावृत्ति या अंग व्यापार में ढकेल दिया। एम्प्लॉयर ये सोचता है कि उसने तो 1 साल का पैसा दे दिया, उसको रखने का पैसा भी दे दिया है, जो कमीशन है वो भी दे दिया, अब वो उसको क्यों फ्री करे। तो इस केस में जब डोमेस्टिक वर्कर घर बात करने की बात करती है, घर जाने की बात करती है, या फिर वो अपना पैसा डिमांड करती है, या फिर ये कहती है कि मुझे 1 हफ्ते में 1 छुट्टी चाहिए, मुझे कहीं घूमने जाना है, तो एम्प्लॉयर सारी चीज़ों को डिनाई करता है। आंकड़ों के मुताबिक देश में 5 करोड़ से ज़्यादा घरेलू कामगार हैं। इनमें घरों में काम करने वाले नौकर, बच्चों की देखभाल करने वाली आया, माली, ड्राइवर और सुरक्षा गार्ड जैसे कर्मी शामिल हैं। घरेलू कामगारों के लिए न वेतन का कोई सुचारू ढांचा है और न ही छुट्टियों का। इन कामगारों के भविष्य का भी कोई ठिकाना नहीं। अत्यधिक श्रम वाले इस काम का मेहनताना सबसे कम है और शोषण सबसे ज्यादा। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए दिल्ली से कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ प्रणव गोस्वामी। खादी उत्पादों पर आज से पहले देश में कभी भी टैक्स नहीं था, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद खादी उत्पादों पर 5 से 12% का टैक्स लगा दिया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर इलाके के लोग नाराज हैं। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के एक क्षेत्रीय गांधी आश्रम में काम कर रहे ये लोग खादी पर पहली बार टैक्स लगने से नाराज हैं। 1920 में महात्मा गांधी ने इस आश्रम की नींव रखी थी। तब से ये लोग किसी भी तरह के टैक्स से अनजान थे, लेकिन इस बार सरकार ने जीएसटी के तहत कपड़े पर 5 से 12% टैक्स लगाया है। सरकार ने दूरदर्शिता का परिचय न देते हुए हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया। अंग्रेजों के भी ज़माने में हमारे यहाँ जो खादी पहनते थे उन पर टैक्स लगता था, लेकिन आज जो खादी खरीद रहे हैं उन पर टैक्स लगाया जा रहा है, जो कि उल्टा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय गांधी आश्रम की 7 शाखाएं हैं। लखनऊ, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, जौनपुर और इलाहाबाद के आश्रम इनमें शामिल हैं। इन आश्रमों में 1600 से ज्यादा लोग काम करते हैं। खादी कपड़ों से लेकर खाने पीने का सामान और जड़ी बूटियों से औषधियां यहां तैयार की जाती हैं।
अब जीएसटी ने इन कारोबारों से जुड़े लोगों को उलझा दिया है। ग्राहकों का ये कहना है कि भाई खादी के कपड़ों पर जीएसटी कभी लगा ही नहीं है और न कोई टैक्स लगा है, तो फिर गांधी आश्रम पर जीएसटी कैसा? कुछ ग्राहक वापस चले जा रहे हैं, इससे हमारी बिक्री पर प्रभाव पड़ रहा है। अंबेडकर नगर में तैयार माल की उत्तर प्रदेश के अलावा पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा सहित कई राज्यों में सप्लाई होती है, लेकिन अंदेशा है कि खादी उत्पादों का जीएसटी के तहत आने का खराब असर यहाँ के सारे कारोबार पर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आपको दिखाते हैं देश की औद्योगिक नीतियों का एक सफर इतिहास के पन्नों में। आजाद भारत की औद्योगिक यात्रा 1948 में औद्योगिक नीति प्रस्ताव से शुरू हुई। इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच एक स्पष्ट विभाजन किया गया और एक मिश्रित आर्थिक ढांचे पर जोर दिया गया। इसमें कहा गया कि राष्ट्रीयकरण के प्रश्न का निर्णय 10 साल बाद किया जाएगा, लेकिन इससे उद्यमियों में भ्रम फैला। तब सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी किया जिसमें कहा गया कि 10 साल बाद भी सभी निजी इकाइयों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगला औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में आया। इसमें तेज गति से औद्योगिकरण और समाज के समाजवादी ढांचे की एक नई विकास धारणा का चित्रण किया गया। साथ ही इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार और सहकारी क्षेत्र के निर्माण पर जोर दिया गया। कहते हैं संगीत के तार इंसान के दिल से जुड़े होते हैं, लेकिन बेंगलुरु के एक अस्पताल में ऐसा ऑपरेशन हुआ जिसमें मरीज के दिमाग का ऑपरेशन होता रहा और मरीज 7 घंटे तक गिटार बजाता रहा। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। गिटार प्रेमियों को आपने जगह जगह अपना हुनर दिखाते हुए देखा होगा, लेकिन अस्पताल में सर्जरी के दौरान शायद ही किसी मरीज ने ऐसा किया हो। ये तस्वीर बेंगलुरु के महावीर जैन अस्पताल की है, जहां गिटारिस्ट अभिषेक प्रसाद की ब्रेन सर्जरी हो रही है। ठीक उसी वक्त वो गिटार बजाने में मशगूल थे। आखिरकार 7 घंटे की सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने उन्हें डायस्टोनिया नाम की बीमारी से छुटकारा दिला दिया। The doctor had told me before only that you need to get a guitar in the operation theater. I need a continuous feedback from you. How are you feeling? Because as and when he is making the burns inside my brain, that should show some difference in my fingers. So that was a part of the procedure. अभिषेक को करीब 1.5 साल पहले डायस्टोनिया के बारे में पता चला। दिमाग की मांसपेशियों में गड़बड़ी की वजह से उन्हें इस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। सर्जरी करने वाले ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट के मुताबिक अभिषेक को गिटार बजाते समय ये समस्या सामने आती थी, इसलिए इस तरह उनकी सर्जरी की गई। He has something called musician's dystonia or guitarist dystonia, where only when he plays the guitar, his fingers go into some kind of a spasm, what we call as dystonia. Get stuck because the circuits are malfiring. Otherwise, he is fine. So we had to. So it's a very peculiar problem because the MRI is normal, CT scan is normal, all blood tests are normal. It's purely a clinical diagnosis. भारत में इसे इस तरह की पहली सर्जरी बताया जा रहा है। इससे पहले हाल ही में ब्राजील में भी एक ऐसा मामला सामने आया था। बेंगलुरु से एक ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ग्राउंड रिपोर्ट के सफर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।